हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट इन सेंटेंस एक टॉपिक लाया हूं। आप लोग जब मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें देखे होंगे कि सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट में कौन कौन आता है। ये चीज अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप लोग को 11th-12th तक ग्रामर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब में ये होता है, सब में सेंटेंस करेक्शन के बारे में आता है। तो अगर आप इस चीज को बेसिक ग्रामर को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी करने में भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग आगे देखते हैं। अनुवाद करते समय सेंटेंस में निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए सब्जेक्ट को चुना जाता है। जब भी हम किसी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है ना। तो सब्जेक्ट हम कैसे चुनेंगे, तो उसको चुनने का नियम देखिए। पहला नियम यह है, नाउन एंड प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद ने चिन्ह लगा रहता है वो शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट रहता है। जिस सेंटेंस में आप ने लगा हुआ देख लीजिए तो उससे पहले जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट है। हमें तो अगर ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो चाहिए ना। तो हम सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे किसी हिंदी सेंटेंस में, तो हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि ने कहाँ लगा हुआ है। तो ने जहां पर लगा हुआ है उससे पहले वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है। जैसे राम ने एक पत्र लिखा, देखिए आप वीडियो में देखिए, राम ने एक पत्र लिखा, ने से पहले क्या है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। राम रोट ए लेटर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, तुमने एक रोटी खाई। तुमने, ने से पहले क्या है, तुम, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ने लगा हुआ रहे उससे पहले जो वर्ड हो वो सब्जेक्ट होता है। तुमने एक रोटी खाई, यू एट ए ब्रेड। मेरी बात को समझिएगा, ये पूरा सीरीज चल रहा है सेंटेंस का। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम लाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप इसका एक नोट्स बनाइए ताकि इन फ्यूचर जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कीजिए तो आपको कभी भी इसमें कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी के बहुत सारे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ ने नहीं लगा रहता है। उस स्थिति में वर्ब में कौन या क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर में जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट होता है। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस सेंटेंस में ने लगा रहता है तो उससे पहले जो वर्ड रहता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन सभी सेंटेंस में तो ने नहीं लगा रहता है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ने नहीं लगा रहता है, जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, इसमें ने तो नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो इस सेंटेंस को ही पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। इस सेंटेंस से सबसे पहले हम वर्ब खोजेंगे, यानी कि क्रिया खोजेंगे, और उस वर्ब में कौन या क्या लगाकर सवाल करेंगे। तो जवाब जो भी मिलेगा हम समझ जाएंगे कि वही सब्जेक्ट है। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे वर्ब कहां है, वर्ब क्या है, लिख रहा है। तो हम इसके साथ सवाल करेंगे कौन लिख रहा है, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, हमें उत्तर मिलेगा कि मोहन लिख रहा है। तो मोहन, तो मोहन क्या हो गया, मोहन हो गया सब्जेक्ट। अगर अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले मोहन की इंग्लिश लिखेंगे, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा सेंटेंस देखिए, स्कूल अच्छा है। हम बोलेंगे क्या अच्छा है, सवाल करेंगे क्या अच्छा है, आंसर आएगा स्कूल, तो स्कूल हो गया सब्जेक्ट। इसको हम लोग लिखेंगे द स्कूल इज गुड। समझ में आ गया। जहां पर भी ने नहीं लगा हुआ है तो उस वैसे सेंटेंस में हम खुद से वर्ब के साथ कौन लगाकर सवाल करेंगे, कौन या क्या लगाकर। तो जो भी उसका जवाब हमें मिलेगा तो आप क्लियर समझ जाइए कि वही
हमारा सब्जेक्ट है, और उसी को जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमको उसी वर्ड को लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो शब्द कारक के चिन्ह के बाद आता है वो सब्जेक्ट होता है। अब सबसे पहले यहां पे एक वर्ड समझना पड़ेगा, कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक कितने तरीके के होते हैं? आप लोग पढ़े हो ना कारक। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरह कारक में होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, और सबका एक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता कारक का होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक का चिन्ह होता है से, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो इसी तरीके से आप लोग हिंदी में देखिएगा, सब कारक का एक चिन्ह होता है। ठीक है, तो अगर कारक का जो चिन्ह होता है ना, तो चिन्ह के बाद जो वर्ड होता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको केस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, CASE केस चैप्टर जब आपको पढ़ाएंगे तो ये पूरा केस पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव केस पढ़ाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका पोसेसिव केस पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हिंदी में सेंटेंस देखिए, राम का भाई पढ़ता है। चिन्ह कहां है कारक का? का के बाद वर्ड कौन सा है? भाई। तो एकदम 100% भाई जो है वही सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे राम्स ब्रदर रीड्स। ठीक है, राम्स ब्रदर रीड्स। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, आपका भाई नटखट है। तो यहां पर कारक का चिन्ह क्या है? का, और का के बाद वर्ड कौन सा आ रहा है? भाई। तो भाई हो गया सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो आपको लिखना है योर ब्रदर इज नॉटी। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए यहां पर कारक का चिन्ह क्या है? से। कारक का चिन्ह क्या है? से, और से के बाद कौन सा वर्ड है? पत्ते। तो पत्ते हो गए सब्जेक्ट। अगर आप इस चीज नियम को फॉलो कीजिएगा ना, तो कभी भी आपको ग्रामर सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कारक का जो चिन्ह है उसके बाद वर्ड कौन सा है? पत्ते। तो पत्ते हो गए सब्जेक्ट। तो पहले हमको पत्ते का इंग्लिश लिखना पड़ेगा, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, टेबल पर पुस्तक है। अब देखिए यहां पर कारक का चिन्ह क्या है? पर। तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा? पर के बाद जो वर्ड है यानी पुस्तक, पुस्तक इसका सब्जेक्ट है। तो लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। इसको एकदम अच्छे से समझ जाइए कि जो भी कारक चिन्ह होता है, चिन्ह के बाद जो वर्ड होता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस सेंटेंस को, तो सबसे पहले उसी को सब्जेक्ट बनाकर उसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, पोसेसिव केस के चिन्ह रा री रे के बाद आने वाला शब्द सब्जेक्ट होता है। अब रा री रे कौन सा वर्ड हुआ? पोसेसिव केस किसको कहते हैं? जैसे मेरा, तुम्हारा, ये जो वर्ड होता है ना, ये कहलाता है पोसेसिव केस। क्या कहलाता है? पोसेसिव केस। तो मेरा में देखिए अंत में रा आ रहा है ना, तुम्हारा में अंत में कौन सा आ रहा है वर्ड? रा आ रहा है। तो जैसे मेरा बाल काला है, तो रा आया, देखिए मेरा, अंत में रा में रा आ रहा है। इसके बाद जो वर्ड है ना वही सब्जेक्ट है। मेरा के बाद वर्ड कौन सा है? बाल। तो बाल हो गया सब्जेक्ट। अब सेंटेंस जो बनेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, मेरा बाल काला है, माई हेयर इज ब्लैक। तुम्हारी कलम नहीं है, तुम्हारी, देखिए री है ना, तो तुम्हारी के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? कलम। तो कलम हो गया सब्जेक्ट। तो लिखेंगे योर पेन इज न्यू। आप लोग एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए किसी भी सेंटेंस में दो चीज तो होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है।
तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लिखा जाता है। हम आप लोगों को ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम आप लोगों को इसलिए सब्जेक्ट पहचानने सिखा रहे हैं कि अगर आप सब्जेक्ट पहचान लीजिएगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आप समझ जाइएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर लिखिएगा, अगर आप समझ जाइएगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल लिखिएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखिएगा, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखिएगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखिएगा। तो आपको पहचानना तो जानना पड़ेगा ना सब्जेक्ट कौन है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानिए। ठीक है, इसका मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं भेजूं वो सबसे पहले आपको मिले, और आप लोग ये सारा जो बेसिक ग्रामर का रूल्स मैं आपको बता रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।